मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। हमेशा की तरह इस बार भी प्रोविजनल आंसर की को लेकर काफ़ी ज़्यादा तमाशा मचा हुआ है। स्टूडेंट्स को लगता है कि एमपीपीएससी ने जो आंसर्स दी है क्वेश्चंस के वो इनकरेक्ट है। उन्हें लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है और मुझे भी पर्सनल लगता है कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि वहाँ पर एमपीपीएससी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन जो मुझे डाउटफुल लगता है वह है क्वेश्चन नंबर 51 सेट बी का, जिसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए मैंने संविधान सभा के सदस्यों की सूची डाउनलोड की और उस सूची में एच पाटस्कर, निरंजन नाथ पांचू, सत्यनारायण सिन्हा और केसी रेड्डी जी का नाम खोजने की कोशिश की। जो नाम मुझे उस सूची में नहीं मिलते वो मेरा आंसर हो जाता। तो उस सूची को जब मैंने खंगाला तो सबसे पहले नाम जो मुझे मिला वह था हरि विनायक पाटस्कर जी का, यानी कि ऑप्शन एक तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हरि विनायक पाटस्कर जी के बारे में अगर बात की जाए तो पेशे से वे एक वकील थे और उनका जन्म पुणे में हुआ था और कांग्रेस की टिकट पर वे बॉम्बे से चुनकर संविधान सभा के लिए आए थे। उसके बाद जो दूसरा नाम मुझे सूची में मिला वह था केसी रेड्डी जी का। केसी रेड्डी जी भी भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने, यानी कि ऑप्शन एक जो कि एच पाटस्कर है और ऑप्शन 4 जो कि केसी रेड्डी, यह दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते। तीसरा नाम जो मुझे सूची में मिला जिसने मुझे मेरे आंसर को फाइनलाइज किया वह था सत्यनारायण सिन्हा जी का। सत्यनारायण सिन्हा जी का नाम जैसे ही मुझे दिखता है वैसे ही मैं क्लियर हो गया हूँ कि यह क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को फ्रेम गलत तरीके से किया गया है। सत्यनारायण सिन्हा जी की अगर बात की जाए तो सत्यनारायण सिन्हा जी बिहार से आते हैं और कांग्रेस की टिकट पर वे बिहार से चुनकर संविधान सभा के लिए आए थे। तो इस हिसाब से अगर हम हमारे क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे की बात की जाए तो अगर हम अच्छे ध्यान दें तो एच पाटस्कर जी तो संविधान सभा के सदस्य रहे, सत्यनारायण सिन्हा जी भी संविधान सभा के सदस्य रहे और केसी रेड्डी जी भी संविधान सभा के सदस्य रहे। अब बचता है एकमात्र नाम है वह है निरंजन नाथ वांचू, यानी कि प्रश्न के हिसाब से जो कह रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो सही आंसर आना चाहिए केवल 2 और हमारे आंसर में कहीं पर भी केवल 2 वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस फ्रेम हुए हैं वो इनकरेक्ट है और इस केस में एमपीपीएससी के पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि उसे इस क्वेश्चन को हटाना होगा। अगला क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि जिसे लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं तो वह है क्वेश्चन नंबर 86 सेट बी का, जिसमें पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ऑप्शन ए अखिल भारतीय फेडरेशन द ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑप्शन बी भारत संघ द फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी संयुक्त भारत और ऑप्शन डी भारतीय परिसंघ। ज़्यादातर बच्चों को, टीचर्स को और कोचिंग क्लासेस को लगता है कि इसका आंसर अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी लगता है कि इसका आंसर अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे तो वहाँ पर मैंने जिस शब्द का जिक्र सुना है तो वह है अखिल भारतीय संघ। लेकिन जब एमपीपीएससी के आंसर में हमने देखा मॉडल आंसर में तो वहाँ पर इसका आंसर दिया गया भारत संघ, यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडिया। जब मैंने इस आंसर को देखा तो मैं कन्फ्यूज हुआ और इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 को डाउनलोड किया, ओरिजिनल बेयर एक्ट, क्योंकि इसका अगर कोई ऑथेंटिकेट सोर्स है तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। तो जब मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 को ओपन किया, उसके स्क्रीनशॉट्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, तो वहाँ पर उस अधिनियम के पार्ट 2 में एक स्पेशल हेडिंग है जिसमें लिखा है द फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि संघीय प्रणाली किस प्रकार की थी, तो उसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है द फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वह है भारत संघ। यानी कि इस केस में मैं एमपीपीएससी के साथ रहना चाहूँगा, क्योंकि उसका एकमात्र ऑथेंटिकेट सोर्स अगर कोई है तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके अनुसार इसका उत्तर है द फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी ही इसका सटीक उत्तर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने या बच्चों ने इस क्वेश्चन को ही नकार दिया है। उनका मानना है कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है यह क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत तो नहीं है। क्यों?
देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14 सेट बी का कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमानों के आधार पर माना गया है। ऑप्शन ए था 7.7%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 9.5% और ऑप्शन डी 11.5%। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो इसका अगर कोई एकमात्र ऑथेंटिकेट सोर्स है तो वह है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। लेकिन मैंने यूट्यूब पे अब तक जितने वीडियोस देखे तो इस क्वेश्चन को नकारा तो है, लेकिन एज अ रेफरेंस किसी ने भी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को यूज़ नहीं किया। जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के वॉल्यूम 2 के चैप्टर 2 को डाउनलोड किया, उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते वक्त मेरी नज़र एक छोटी सी लाइन पर पड़ी जहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के लिए 2021-22 में 11.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि और 22-23 में 6.8% आईएमएफ के अनुमान के अनुरूप है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है उसे सीधे सीधे इस लाइन से उठाया गया था और इसका अगर हम आंसर देखिए इन रियल तो अब वो आएगा 11.5%। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। कैच किस बात का है? प्रश्न में लिखा है वित्त वर्ष 2022 के अनुसार। अब वित्त वर्ष 2022 का मतलब क्या हुआ? वित्त वर्ष 2022 का मतलब 2021-22 या 2022-23। अगर वित्त वर्ष 2022 का मतलब 2022-23 है तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 6.8%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर 2022 का मतलब वित्त वर्ष 2022 का मतलब वित्त वर्ष 2021-22 है तो इसका आंसर जो कि आयोग ने सुझाया है 11.5 यही करेक्ट होगा। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बच्चे इसका आंसर इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क कर रहे हैं, उसका बेसिक सा फंडा ये है कि वो आर्थिक सर्वेक्षण का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वे जो रिपीटेटिवली आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती रहती है, अलग अलग प्रकार के एस्टिमेट्स एंड फोरकास्ट आते हैं जीडीपी को लेकर, उसके बेस पर आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। अगला क्वेश्चन जिसके आंसर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत मानकर चल रहा है, यानी कि जिन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मॉडल आंसर की में या प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का वो इनकरेक्ट है, और वो है क्वेश्चन नंबर 9 सेट सी का, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए था 4 सदस्य, ऑप्शन बी था 5 सदस्य, ऑप्शन सी था 6 सदस्य और ऑप्शन डी था 7 सदस्य। एमपीपीएससी ने इसका जो आंसर सजेस्ट किया है वह है 5 सदस्य। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है आंसर तो वह है 4 सदस्य, और मैंने जो टिक किया वह है ऑप्शन सी 6 सदस्य। अब कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया। कॉन्स्टिट्यूशन को जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ को लेकर, मेंबर्स की स्ट्रेंथ को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसीलिए वहाँ से मैं सीधे गया एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, और वहाँ पर कुछ लोगों के नाम मुझे नज़र आए, जैसे कि ऑनरेबल चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ एमपीपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ एमपीपीएससी। तो इस प्रकार से टोटल 5 लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बना रहा तो 5 इसके हिसाब से तो करेक्ट मान नहीं सकता था। इसीलिए मैंने रेफ़र किया इसका सोर्स, मेन सोर्स, और वह था मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रेगुलेशन 1973। इस रेगुलेशन को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे अपना आंसर क्लियर हो गया कि इसका आंसर होने वाला क्या है। इस रेगुलेशन की 2 इम्पॉर्टेंट क्लॉज एंड सब क्लॉज है, जिसकी बदौलत हम इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। वह था सेक्शन 2 का च वाला ऑप्शन, जिसमें सदस्य की परिभाषा लिखी है। सेक्शन 2 के च सब क्लॉज के अकॉर्डिंग सदस्य से तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष भी आते हैं। यानी कि सदस्य में यहाँ आपके अध्यक्ष भी आएंगे और कार्यकारी अध्यक्ष भी आएंगे। अलग से कोई भी प्रावधान नहीं है कि सदस्य अध्यक्ष अलग से रहेगा, अध्यक्ष भी सदस्य के अंतर्गत गिना जाएगा इस रेगुलेशन के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ से सदस्य की परिभाषा क्लियर होगी। अब अगला जो हमें आंसर करने में मदद करेगा वह है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में लिखा है सदस्य की संख्या के बारे में कि आयोग में 5 से अनधिक सदस्य होंगे, यानी कि आयोग में 5 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सदस्य का मतलब 4 तो उसके सदस्य ही रहेंगे
और उन 5 सदस्य रहेंगे, उन 5 में से किसी एक को बनाया जाएगा आपका अध्यक्ष, जो आगे लिखा हुआ है कि आयोग में 5 से अनधिक सदस्य होंगे। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को उनके आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो इसका जो एकमात्र करेक्ट आंसर बनता है वह है 5 सदस्य। ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वे 4 सदस्य होने चाहिए और एक अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन हमारा कन्फ्यूजन कब क्लियर होता है, जब हम परिभाषा पढ़ते हैं कि सदस्य किसे कहते हैं। सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष भी आते हैं, यानी कि हमारे जो ओवरऑल काउंटिंग बनती है वो बनती है 5 सदस्य की। इसलिए इसका अगर कोई करेक्ट आंसर होगा तो वह रहेगा ऑप्शन बी, 5 सदस्य। अगला क्वेश्चन जिसके आंसर से ज़्यादातर स्टूडेंट सहमत नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, वह है क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन सेट सी का, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। तो देखिए, आर्थिक महत्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम कार्गो वहाँ से कितना ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लोबल ट्रेड कितना है वहाँ से, उस हिसाब से इसका आर्थिक इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। लेकिन युद्ध नीतिक महत्व की जहाँ तक बात की जाए तो यह एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। इसके आंसर्स हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब नंबर्स में नहीं बता सकते कितना है। तो इस हिसाब से इसके जो आंसर्स है वो मल्टीपल होने वाले हैं। ठीक है, किसी के लिए सुएज़ कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वह पूरे ट्रेड को वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूरोप और अमेरिका से कनेक्ट करती है, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा रूट घूमकर जाना पड़ता। तो इस हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस तो है, पर ट्रेड के हिसाब से अगर देखें जिस इतना ट्रेड वहाँ से गुजरता है तो वो मलक्का से कम ही है, कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव बन जाता है और इट डिपेंड्स ऑन द MPPSC कि वह इसका आंसर क्या मार्क करता है। इसके लिए मैंने कुछ हालांकि नीचे आंकड़े भी इकट्ठे किए थे, कितना ट्रेड किया जाता है, किस प्रकार से जाता है दृष्टि IAS में, दृष्टि IAS से। और एक आर्टिकल निकाला था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, जिसके हिसाब से तो मलक्का स्ट्रेट ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन है कंपैरिजन टू सुएज़ कैनाल। लेकिन वो 2012 की रिपोर्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आखिर में जो भी आंसर देना है वह आपका MPPSC का ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव है। इसमें आप डाटा फैक्ट के हिसाब से लड़ नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट के हिसाब से, डाटा के हिसाब से आर्थिक फ्रंट पे लड़ सकते हो, युद्ध नीतिक महत्व के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन MPPSC।